और एनटीपीसी ने अपनी पहली तिमाही में बाजार अनुमान से बेहतर प्रदर्शन किया है। कंपनी की कंसोलिडेटेड मुनाफे में 24% तो कंसोलिडेटेड आय में 19% की ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी का एबिटा मार्जिन भी 25% से बढ़कर 3% के करीब पहुंच गया है। नतीजे ओवरऑल कैसे रहे, इस पर और डिटेल्स के साथ बात करने के लिए हमारे साथ वृद्धि इन्वेस्टमेंट के सीईओ विवेक कारवा जुड़ रहे हैं। विवेक, कंसोलिडेटेड मुनाफे में तो अच्छी ग्रोथ दिखी है और मार्जिन में भी जंप देखने को मिला है, लेकिन ऑपरेशनल रेवेन्यू फ्लैट दिख रहा है। आप इस नतीजों को कैसे देख रहे हो और क्या स्ट्रीट के अनुमान से ये नतीजे बेहतर है? देखिए, स्ट्रीट के अनुमान से ये नतीजे बेहतर है और जो ये करीबन 24% रिजल्ट मतलब एबिटा मार्जिन में और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जो ग्रोथ दिखाया है, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये बेटर है बाजार के एक्सपेक्टेशन से। और दो तीन चीज और है कि इनका जो ओवरऑल मार्जिन्स है ये ऑलमोस्ट 470 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा है, वो बहुत कंपनी के लिए बेटर है। और जो कैप्टिव कोल माइन प्रोडक्शन है वो भी करीबन 52% की ग्रोथ इसमें दिखाई है। तो हर एंगल से अगर आप देखो तो नतीजे बेटर है। और एक और चीज इसमें देखिए, एक याद रखिए, जो मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है और जो एक्सेस प्रोडक्शन इस बार हुई है, ये है कि जून में इस बार बहुत एकदम हीटेड क्लाइमेट था, तो इसके लिए पावर कंजम्पशन भी ज्यादा हुआ है। और मुझे लगता है कि ये एक ट्रेंड चालू रहेगा अभी जुलाई में भी, क्योंकि जुलाई भी बहुत हॉटेस्ट मंथ ऑफ दी कई लाख सालों में एक हॉटेस्ट मंथ करके आया है बाहर। तो मुझे लग रहा है कि ये कंटिन्यू इस क्वार्टर भी करेगा। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है एबिटा मार्जिन जो 29.8% की वृद्धि दिखाई है और ऑपरेशंस रेवेन्यू फ्लैटिश है। तो आगे चल के ये हाँ, कंपनी ने एक और ये चीज बताई है कि जो बिहार में एक्सपेंशन चल रहा है कंपनी का, वो ऑन ट्रैक है। तो लगभग आप सभी एंगल से देखो तो नेगेटिव सरप्राइजेस कहीं पे भी नहीं है फिलहाल। जो मतलब अपफ्रंट जो भी नंबर्स में देख रहा हूँ, तो नेगेटिव सरप्राइजेस नहीं है। इसके लिए बाजार इसको थम्स अप देने वाला है मंडे। और मुझे लगता है कि यहाँ से आपको और थोड़ी शेयर प्राइसेस में बढ़त दिखेगी। जी विवेक, जैसे कि पावर सेक्टर्स के सारे नतीजे अच्छे ही आ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको सोमवार को मार्केट इस रिजल्ट पे कैसे रिएक्ट करेगा? क्या शेयर में कोई उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा? देखिए, शेयर ऑलरेडी एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के कारण बढ़ चुका है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक थोड़ा बहुत अगर मंडे प्रॉफिट बुकिंग आता है तो कोई सरप्राइज मैं नहीं रहूंगा। लेकिन अगर प्रॉफिट बुकिंग कोई भी छोटा मोटा आता है तो मुझे लग रहा है कि इसमें एक बाइंग इंटरेस्ट वापस दिखेगा, पर्टिकुलरली क्योंकि कंपनी एकदम एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान्स में लगी हुई है। मुझे लग रहा है कि जो बिहार का एक्सपेंशन चल रहा है वो ऑन ट्रैक है। और उसके अलावा कंपनी गैस में भी काफी अभी पूरा फोकस लगा हुआ है। तो और एक और चीज है कि पावर सेक्टर अगर आप ओवरऑल देखो, मतलब जितनी भी सरकारी कंपनीज है और प्राइवेट कंपनीज है, एनटीपीसी आज भी उनमें सबसे वैल्यूएशन वाइज सबसे सस्ता दिखता है मुझे। मतलब आरईसी पीएफसी तो सस्ते हैं ही, लेकिन एनटीपीसी सबसे सस्ता है। तो बाजार इसको पॉजिटिव लेने वाला है। और ऐसे डिस्क्लोजर बोल दूं, मेरे पास एनटीपीसी है, हमने क्लाइंट को रेकमेंड भी किया हुआ है और हमारी होल्डिंग है। तो हम तो चाहेंगे कि मंडे ये बढ़े और लग रहा है कि ये बढ़ेगा मंडे। तो 220 टारगेट के साथ हम लोग इसमें बाई करके बैठे हुए हैं अभी भी। जी विवेक, धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं आगे बढ़ते हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने पहली तिमाही में उम्मीद से बेहतर नतीजे पेश किए हैं। बैंक के मुनाफे में 61% तो नेट इंटरेस्ट इनकम में 39% की ग्रोथ देखने को मिली है। मुनाफा 765 करोड़ रुपए के पार तो ब्याज से आय 3745 करोड़ रुपए के ऊपर रही। बैंक की एसेट क्वालिटी में भी सुधार हुआ है। ग्रॉस एनपीए घटकर 2.17% तो नेट एनपीए घटकर 0.7% हुआ है। बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन करीब 5.25% से बढ़कर 6.5% के करीब हो गया है। बोर्ड ने 3000 करोड़ रुपए तक फंड जुटाने को भी मंजूरी दी है। और अब बात सोमवार को मारुति के नतीजे आने वाले हैं। क्या है अनुमान, बताने के लिए मौजूद है सृष्टि। सृष्टि, बताइए।
सबसे पहले अगर मारुति के वॉल्यूम्स की बात करें तो बीती तिमाही वहाँ पे वॉल्यूम्स में थोड़ी सी गिरावट ज़रूर देखने को मिली है, जहाँ पे 3.5% का ही एक कट रहा है। पर उसके अलावा अगर हम इनके नंबर्स को देखें तो तिमाही दर तिमाही हम सभी नंबर्स पे थोड़ा सा प्रेशर आते हुए ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि RM कॉस्ट बढ़ा हुआ था और साथ ही ऑपरेटिंग लेवरेज यानी कि वॉल्यूम्स में एक जंप नहीं मिला था, जिसके चलते इनकी अगर हम आय देखें तो वो लगभग सपाट रहने की उम्मीद है 31,780 करोड़ पे। वहीं EBITDA में 3.5% की गिरावट की हम उम्मीद कर रहे हैं, 3,240 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा आ सकता है। वहीं अगर मार्जिन्स की बात करें तो अभी तक तो उम्मीद ये लगाई जा रही है कि 10% से ज़्यादा कंपनी अपने मार्जिन्स दर्ज कर सकती है। पर जी हाँ, तिमाही दर तिमाही देखिए तो एक हल्की सी गिरावट उन फ्रंट पे ज़रूर आते हुए हम देख सकते हैं, क्योंकि मार्जिन्स जो हैं पिछली तिमाही जो 10.5% पे थे, यहाँ पे 10.2% पे आते हुए दिखेंगे। और इसकी वजह यह है कि इस बार जो पूरी वॉल्यूम्स में एक जंप देखने को मिला है, वो जो लोअर सेगमेंट है वहाँ पे काफ़ी डिस्काउंट कंपनी ने दिया था वॉल्यूम्स को पुश करने के लिए, और ये इनके मार्जिन्स पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं ला पा रहा है पॉजिटिव फ्रंट पे। वहीं अगर मुनाफे की बात करें तो यहाँ पे 6% की तिमाही दर तिमाही गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं, 2,440 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा रह सकता है। और साथ ही जो मूवमेंट देखने को मिला है जापान और भारतीय करेंसी में, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट देख सकते हैं मारुति के नंबर्स पे। और साथ ही जो इनिशियल साइंस है मॉडरेशन के कि डिमांड में अब थोड़ा सा स्लो डाउन आ रहा है, इसको लेके मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री रहेगी, ये सबसे अहम होगा देखना। और साथ ही आगे के लिए मार्जिन का आउटलुक वो क्या देते हैं, इस पे भी हमारी नज़र रहेगी। तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें तो नहीं है मारुति सुजुकी से, बस नज़र रखनी होगी मार्जिन के फिगर पे कि 10% से ज़्यादा वो आते हुए दिखते हैं या नहीं। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। ऐसे में लोग फटाफट से अपने टैक्स भरने में लगे हुए हैं। आयकर विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 27 जुलाई तक 5 करोड़ से ज़्यादा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो चुके हैं। इसमें से करीब 4 करोड़ 46 लाख से ज़्यादा ITR ई-वेरीफाई किए गए हैं। साथ ही करीब 3.25 करोड़ ITR प्रोसेस भी हो चुके हैं। सरकार पहले ही कह चुकी है कि वो 31 जुलाई की रिटर्न फाइल की डेडलाइन को आगे नहीं बढ़ाएगी। अगर आप 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आप पेनाल्टी भरकर 31 दिसंबर तक रिटर्न भर सकते हैं। अगर आपकी कुल आय 5 लाख रुपए से कम है तो 1,000 रुपये की पेनाल्टी देना पड़ेगी। अगर 5 लाख रुपए से ज़्यादा की आय है तो 5,000 रुपये से ज़्यादा की पेनाल्टी देकर 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और GST काउंसिल की वर्चुअल बैठक 2 अगस्त को होने जा रही है। ET Now स्वदेश को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बैठक में ऑनलाइन गेमिंग की व्यापक परिभाषा मंजूर होगी। इसके साथ ही गेमिंग कैटेगरी में मनी गेमिंग को भी शामिल किया जा सकता है। पूरी खबर दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, बताइए। देखिए, 2 अगस्त को GST काउंसिल की अहम बैठक होने जा रही है और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिली है, जो फाइनल जो एजेंडा है वो फिटमेंट कमेटी और लॉ कमेटी ने जो तैयार किया है GST काउंसिल के सामने रखने के लिए, जिस पर GST काउंसिल चर्चा करेगी और फैसले लेगी, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑनलाइन गेमिंग का मसला। और ये जो बैठक बुलाई गई है दरअसल इसी मसले पर ही बुलाई गई है। जैसा कि आपको पता है कि GST काउंसिल ने अपनी पिछली बैठक में ये फैसला किया था कि 28% GST चार्ज किया जाएगा किसी भी तरह के ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर, और वो भी फुल फेस वैल्यू के ऊपर। लेकिन GST काउंसिल ने इस बात की क्लैरिटी नहीं दी कि आखिर फुल फेस वैल्यू का डिटर्मिनेशन कैसे होगा, इसको कैसे डिटरमाइन किया जाएगा कि 28% GST चार्ज किया जाए, इसको लेकर क्लैरिटी नहीं है। लिहाजा GST काउंसिल के सामने ये प्रस्ताव है कि वो एक वाइडर फ्रेमवर्क पर फैसला ले कि आखिर फुल फेस वैल्यू को डिटरमिन कैसे किया जाए। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट मसला है, वो ये है कि ऑनलाइन गेमिंग का डेफिनेशन क्या हो। सूत्र हमें बता रहे हैं कि GST काउंसिल जो है ऑनलाइन गेमिंग के लिए एक वाइडर डेफिनेशन को मंजूरी दे सकता है, जिसमें ऑनलाइन मनी गेमिंग को शामिल किया जाएगा। अगर प्लेयर जो है किसी भी तरह का डिपॉजिट करता है मनी फॉर्म में या डिजिटल एसेट फॉर्म में, उसको भी ऑनलाइन गेमिंग के कैटेगरी, ऑनलाइन मनी गेमिंग के कैटेगरी में जो है वो डाला जाएगा। साथ ही साथ एक और अहम मसला है, वो ये है कि क्या ऑनलाइन मनी गेमिंग के कैटेगरी में गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल को शामिल किया जाएगा। सूत्र बता रहे हैं कि इसमें किसी भी तरह का कोई डिस्टिंक्शन नहीं होगा। साथ ही साथ जहां तक ओवरसीज जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनको इसके दायरे में लाना है या नहीं लाना, ये भी एक मसला है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि GST काउंसिल सारे ओवरसीज जो गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए देश के अंदर रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी होगा अगर वो ऑपरेट करना चाहते हैं, और उनको भी GST के दायरे के अंदर
लाया जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट मसले हैं जीएसटी के काउंसिल के सामने, जिस पर 2 अगस्त को क्लैरिटी आ सकती है। और अब बात गुजरात में चल रहे सेमिकॉन 2023 की। भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का हब कैसे बनाया जाए, इस पर मंथन चल रहा है। सेमिकॉन में पहुंचे वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल से हमारी सहयोगी सुमिता करीर ने वेदांता और फोक्सकॉन के डील टूटने पर खास बातचीत की। अनिल अग्रवाल ने वेदांता की क्रेडिबिलिटी और नई टेक्नोलॉजी पार्टनर की खोज पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। आप जो अपना टेक्नोलॉजी पार्टनर ढूंढ रहे हैं उसके लिए आपको कितना टाइम लगेगा, कितने लोगों से बात चल रही है अभी? हाँ, तीन लोगों से तो कॉन्क्रीट बात चल रही है, 5-6 लोग और हैं, वो लोग भी बात करना चाहते हैं, तो वो डेविड रीड उसको ड्राइव कर रहे हैं। आई हैव नो डाउट विद इन फ्यू मंथ्स विल बी एबल टू टाई अप। सर, आपने कैपिटल एलोकेशन की भी बात की थी कि $5 बिलियन, आप अगर फंडिंग के बारे में भी थोड़ा बात करेंगे। वेदांता में फंडिंग की क्या प्रॉब्लम है 5 बिलियन की, बिकॉज डेट है, इक्विटी है, इंसेंटिव है, बट व्हेन द कंक्रीट प्लान हैपन विल कम बैक। सर, आपने कोई टाइमलाइन लगाया है ये फैब के सेटअप के लिए? और 2.5 years. 2.5 years is what yes. कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में विस्तार के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एएमसी रेपो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लॉन्च किया है। इस नए प्लेटफॉर्म से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री छोटी अवधि के लिए लेंडिंग या बोरोइंग कर पाएंगी और अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। नए प्लेटफॉर्म के मैनेजिंग डायरेक्टर से खास बातचीत की अनुराग शाह ने। सर, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे ही समझना चाहूंगा, आज ये शुरुआत की गई है वित्त मंत्री के द्वारा रेपो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की, तो कितना बड़ा गेम चेंजर होगा, इसकी फंक्शनिंग कैसे होगी, और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को इससे काफी ज्यादा फायदा होगा। हाँ, ये सही बात है, लेकिन कि हमारे देश में ऐसे शॉर्ट टर्म जहाँ पे म्यूचुअल फंड्स है, बैंक्स है, वो होल्डिंग कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, तो उनके लिए एक अच्छा एवेन्यू बन जाता है। अगर इन केस ऑफ डिस्ट्रेस होती है तो इंस्टेड ऑफ सेलिंग द सिक्योरिटीज, अगर बेचना है उनको डिस्ट्रेस में, तो उनको भाव कम मिल जाएगा। तो इससे अच्छा है कि वो शॉर्ट टर्म मार्केट में आके वो अपना लेंडिंग या बोरोइंग कर सकते हैं। किस नाम से आप इसको और पॉपुलराइज करेंगे? और इसमें कहा है कि एनएवी जो है वो बढ़ेगी, तो इससे जो निवेशक है उनको इनडायरेक्ट फायदा होगा। तो निवेशक यहाँ पे खाली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, और रिटेल इन्वेस्टर्स को अलाउड नहीं है पार्टिसिपेशन के लिए। तो ये सारी सुविधा है, सारी फैसिलिटी जो भी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, ये सारी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए ही है, तो एक काफी उनके लिए फायदेमंद है। IRDAI जल्द बीमा वाहक बीमा विस्तार और बीमा सुगम के लिए फ्रेमवर्क का ऐलान करेगी। IRDAI के चेयरमैन देबाशीष पांडा ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये फ्रेमवर्क इंश्योरेंस सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। Resulting from a paradigm shift in the regulatory approach, moving from a rule to principle based orientation with focus on progressive, facilitative, supportive and forward-looking regulatory regime. Now, keeping the interest of the policyholders, a new landscape is being created for insurance sector based on the pillars of ease of doing business, more avenues for growth, promoting healthy competition, and extensive technological adoption. भारत आगे भी ग्लोबल निवेशकों के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन बना रहेगा। SBI MF के डिप्टी MD DP सिंह ने ET Now स्वदेश से खास बातचीत में ये भरोसा जताते हुए कहा है कि आम चुनाव के नतीजों से रिफॉर्म की रफ्तार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है SBI म्यूचुअल फंड के डिप्टी MD DP सिंह सर। सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ऑप्टिमिज्म है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जो बाहर के मार्केट है वहां पे उतार चढ़ाव है, भारत उससे कितना अछूता है या अभी नहीं है लेकिन आगे चलते हुए दिखेगा? देखिए, पहली बात तो उतार चढ़ाव तो मार्केट का एक अटूट हिस्सा है, इससे तो घबराना चाहिए ही नहीं बिल्कुल, चाहे वो बाहर के देश हो या हमारे देश हो, तो ये तो चलता रहेगा। और ये अगर नहीं है तो ये खतरे की घंटी है। उतार चढ़ाव तो बहुत जरूरी है मार्केट को बनाए रखने के लिए। जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, दूसरे कंट्रीज के मुकाबले आज एक चीज बड़ी क्लियर है कि पूरे विश्व में आज ये चर्चा हो रही है कि अगर आज की डेट में इन्वेस्ट करना है तो हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करना है, बिकॉज ऑफ द डेमोग्राफी, बिकॉज ऑफ द रिफॉर्म्स विच हैव हैपेंड, बिकॉज ऑफ द
whatever positivity is there in the businesses, the kind of growth which is happening in the Indian companies and how new जितनी और नई कंपनीज आ रही हैं, तो उसको देखते हुए मेरे को ऐसा लगता ही नहीं है कि इसमें कोई सोचने की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान में मतलब पैसा लगाएं या ना लगाएं, और ये पैसा आता रहेगा और मार्केट तो अच्छी ही रहने वाली है। तो आप कह रहे हैं कि पैसा आता रहेगा और बहुत सारे पॉजिटिव चीजें आपने बताई है, तो माने कि इसका जो इम्पैक्ट है ये शॉर्ट टर्म में नहीं लॉन्ग टर्म पे दिखेगा, और जो पैसा बनाने की सोच रहा है उसके लिए भारत के इक्विटी मार्केट सबसे बढ़िया प्लेस है। देखिए, हम तो हिंदुस्तान में, हमें तो हमारी मार्केट बहुत अच्छी लगती ही है, और ऐसा भी नहीं हम किसी को कहते कि आज जितना पैसा लगा दो क्योंकि बहुत बढ़िया है। इक्विटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क ऊपर नीचे तो होता रहेगा। हर एक व्यक्ति को अपना रिस्क एपेटाइट देखना है। अगर उसके रिस्क एपेटाइट में ये बैठता है कि वो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटीज को या मीडियम टर्म वॉलेटिलिटीज को हैंडल कर सकते हैं, तो डेफिनेटली पैसा लगाना चाहिए। जो पैसा आपके गोल के हिसाब से भी, अगर गोल आपका 1 साल के अंदर है, 1 साल में क्या होगा किसी को मालूम नहीं है, ठीक है, तो ये तो ऊपर नीचे हो सकता है। आखिरी सवाल मेरा सर ये होगा कि अभी जो है मार्केट कौन से इवेंट्स को देख रहा है, वॉच कर रहा है नियर फ्यूचर के अंदर, और इलेक्शन जो है स्टेट इलेक्शन और 2024 के इलेक्शन, उसको लेकर मार्केट किस तरह से अपनी राय बना रहा है? देखिए, ये 2024 की इलेक्शन, जो कोई भी इलेक्शन अगर मैं बोलूं कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है तो वो अतकतनी होगी, तो कुछ ना कुछ फर्क तो रहता ही, बट वो शॉर्ट टर्म रहता है। जिस तरह के रिफॉर्म्स हिंदुस्तान में हो चुके हैं उसमें वो इरिवर्सिबल है, और बिजनेस और पॉलिटिक्स आर डूइंग इट सेपरेटली, बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, थोड़ी पॉलिसी चेंज होंगी, और ओवरऑल मार्केट में कोई असर होने वाला है। तो लॉन्ग टर्म के लिए जो रिफॉर्म्स हो चुके हैं वो भारत को सबसे अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाते हैं, और अगले कम से कम 5-7 साल के लिए भारत अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बना रहेगा, और 2-3 डिकेड तक बड़ा रहेगा। अगले 2-3 डिकेड तक भारत बना रहेगा, और इसका फायदा है भारत के लोगों को, भारत के निवेशकों को होता है। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि बाहर के लोगों को हिंदुस्तान के ऊपर जो ऑप्टिमिज्म है बहुत ज्यादा है, हिंदुस्तान के अंदर लोगों को कम है, तो इसलिए और बाहर के लोग ज्यादा फायदा उठा लेते हैं, अपने लोग थोड़ा कम उठाते हैं। बट वन थिंग आई विल से, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो हिंदुस्तान का निवेशक है वो बहुत सूझबूझ के साथ काम कर रहा है। हमने देखा जब मार्केट ज़्यादा बढ़ती है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करता है, जब मार्केट नीचे जाती है तो पैसा लगाता है। तो ये ट्रेंड जो है पिछले 5 साल में देखा गया, जो कि एक बहुत ही बढ़िया ट्रेंड है। उनसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जनवरी 2024 तक सभी रुके हुए इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पूरे करने होंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ ने मंत्रालयों को इसके लिए आदेश जारी किया है। ईटी नाउ स्वदेश को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार चाहती है कि 2024 तक सभी प्रोजेक्ट्स को पूरा कर लिया जाए। ज्यादा जानकारी के साथ प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ है। बताइए प्रकाश। देखिए, सरकार ने सभी मंत्रालयों और संबंधित विभागों को ये कहा है कि जो मौजूदा सेंट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उसकी समीक्षा की जाए ताकि इन्हें समय पर पूरा किया जा सके। सूत्र में बता रहे हैं कि पीएमओ ने सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिया है कि जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें अगले साल जनवरी तक पूरा कर लिया जाए। और ये निर्देश जो है उस बात के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें सांख्यिकी मंत्रालय ने जून 2023 तक जो सेंट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी समीक्षा की रिपोर्ट जारी की है, जिसके हिसाब से 1643 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी समीक्षा की गई है, और उसमें से 815 प्रोजेक्ट्स डिले चल रहे हैं। और इन प्रोजेक्ट्स की जो कॉस्टिंग है वो करीब 150 करोड़ रुपए और उससे ज़्यादा है। अगर आप ओरिजिनल कॉस्ट पर नज़र डालें इन प्रोजेक्ट्स की तो वो करीब 23,86,000 करोड़ रुपए की है, लेकिन डिले की देरी होने की वजह से जो एंटिसिपेटेड कॉस्ट है वो बढ़कर 28,51,000 करोड़ रुपए के आसपास जो है वो दिख रहा है। इस तरीके से अगर आप अतिरिक्त कॉस्ट देखें इन प्रोजेक्ट्स पर डिले होने की वजह से वो 4,64,000 करोड़ रुपए के आसपास जो है आता हुआ दिख रहा है। अभी तक ओवरऑल एक्सपेंडिचर जो है इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर करीब 15 लाख करोड़ रुपए के आसपास आया है। और अगर आप ओवरऑल डिलेड प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उसमें 17% ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि 5 साल या उससे ज़्यादा समय से भी डिले चल रहे हैं। इसके अलावा 36% ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि 2 से 5 साल के करीब जो है उनमें देरी हो रही है, और करीब 24% ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें 1 साल की देरी जो है वो हो रही है। मॉस्पी ने यानी कि सांख्यिकी मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों से इस बात की अपील की है कि इस तरह के प्रोजेक्ट की समीक्षा करें ताकि कॉस्ट में और ज़्यादा बढ़ोतरी ना हो और उन्हें समय पर पूरा किया जा सके।
विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के 21 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल मणिपुर के दौरे पर है। दल ने चूरा चांदपुर जाकर रिलीफ कैंप में हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की। विपक्षी सांसदों का ये डेलीगेशन 30 जुलाई तक मणिपुर में रहेगा। दल ने जमीनी हालात का आकलन करने की बात कही है, लेकिन बीजेपी इस दौरे को सियासी ड्रामा करार दे रही है। वहीं विपक्षी सांसदों का दल राज्य में जारी हिंसा और यहाँ के लोगों की मुश्किलों के समाधान पर सरकार और संसद को अपनी राय देने की बात कर रहा है। तो इनके सारे बच्चों की जो शिक्षा अभी रुकी है उसको पहले ध्यान में देना पड़ेगा। इनका रिहेबिलिटेशन की बात है, समस्या का निराकरण कैसे करे इस बारे में अनेक अलग अलग मत आ रहे हैं, लेकिन ये देश अगर ऐसे विभजनकारी विचारों से आगे जाएगा तो बहुत मुश्किल होगी। हम देख रहे हैं कि प्यार से जुड़े, उसके लिए क्या कर सकते हैं, देख सकता। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, हम फेडरल राज्य की बात करते हैं, एक राज्य है और एक राज्य इतने समय के लिए अशांत रहे, और वो भी ऐसा राज्य जहाँ चाइना और म्यांमार की बॉर्डर है, वो देश के लिए अच्छी बात नहीं है। उसको लेकर हम लोकसभा में आवाज उठाएंगे। ऑब्जेक्टिव है कि मणिपुर का हाल जाने, मणिपुर की जनता कैसे परेशान है, क्या दिखते हैं इनको, ये झगड़े कैसे हुए, इनका कारण क्या था, इन सब के लिए। वहीं बीजेपी ने विपक्षी दलों के मणिपुर दौरे पर उन्हें आड़े हाथों लिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, गठबंधन के सांसदों को बंगाल और राजस्थान भी जाना चाहिए। अधीर रंजन को सांसदों के साथ बंगाल के हालात भी देखना चाहिए। मेरा सवाल है कांग्रेस के नेताओं से और विपक्षी दल के नेताओं से, क्या राजस्थान में प्रतिदिन महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है, गैंग रेप किए जाते हैं? क्या कांग्रेस को राजस्थान और बंगाल की महिलाओं में उनकी और कोई सहानुभूति नहीं है? मुख्यमंत्री के राजस्थान के घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक महिला के साथ उसके बेटे के सामने उसका दुष्कर्म किया जाता है। मुख्यमंत्री के अपने गृह जिला जोधपुर में 3 लोगों को जिंदा जला दिया जाता है। कहीं पर पति के सामने पत्नी के साथ बलात्कार किया जाता है, उसको हत्या पर मजबूर होना पड़ा। ये सारी घटनाएं राजस्थान की हैं। तो पश्चिम बंगाल और राजस्थान इंतजार कर रहे हैं इन 20 सदस्यों का, जो मणिपुर तो गए। अगर संसद आपने चलने नहीं देनी, संसद में आपने आना नहीं, तो मणिपुर के बाद आप बंगाल जरूर आएं और बंगाल के बाद राजस्थान जरूर जाएं। और अब बात देश के कई राज्यों में हो रही भारी बारिश की, जिसने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। बारिश से दिल्ली एनसीआर में लोग परेशान हैं। वहीं मौसम विभाग ने आज पूर्वी यूपी, पूर्वी एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जयपुर में भारी बरसात से कई कॉलोनियों में पानी भर गया है। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी लोग भारी बारिश से परेशान हैं। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश से लैंडस्लाइड की कई घटनाएं सामने आई हैं। नुकसान तो हर जगह ही है, लेकिन ननकी में अगर देखें तो अब सबसे ज्यादा नुकसान खलान का है और अडू का है, बाकी दूसरी पंचायतों का भी है, और जबाल्डा में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और इसी तरह से हमारे यहाँ 15-20 में जो कंधार है, कंधार में क्लाउड बर्स्ट से भी काफ़ी नुकसान हुआ है। उसके बाद जो बोट गांव है 15-20 में, वो भी पूरा रसने की कगार पर है। पुची का जो पूरा एरिया है दोपता से लेकर नीचे तक, वो पूरा जो है सिंकिंग एरिया हो चुका है और उसमें लोगों को शिफ्ट करने की जो कोशिश है वो जा रही है। हमारे यहाँ पर इतनी बारिश हो रही कि पूछो मत। 20 दिन से बहुत बुरा हाल है, ना लाइट है ना पानी है। हमारे रोड के आगे से भी धंस रहा है, ऊपर से भी धंस रहा है। क्या करेंगे, मकान तक जाने की नौबत आ गई है। रात में भी बारिश के कारण ना घर में 2-2.5 फुट पानी घुस गया। बहुत बारिश हुई है, यहाँ कोई इंतजाम भी नहीं हुआ, सबके घर में तस नस हो गया सामान। कितनी परेशानी है? बहुत परेशानी है। 2-2.5 फुट पर पानी घुसा हुआ है, चलने का रास्ता नहीं है अंदर से, और लाइन भी गोल है, लाइन भी नहीं आई। प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है यहाँ। पानी पीछे तरफ से रास्ते हैं रोड से,
तो इधर क्या है पूरा मतलब खाली है, वो खाली की वजह से पूरा मतलब इधर पानी भर गए हैं। कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी वही है, बस आने जाने की परेशानी है। और अपन क्या है फैमिली वाले हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उसमें अब क्या हम अब बाहर जा नहीं सकते। और पानी जो है मतलब बहुत ज़्यादा आ गया है, कमर से नीचे से कमर तक का आ गया। यहाँ मतलब घर का नुकसान भी हुआ है, पानी घर अंदर भर गया था। नुकसान हर चीज़ हो गई भैया, चावल दाल लकड़ी छेना हर चीज़ के, बाहर भी जा नहीं सकत हन हमन, पानी वानी भी पिए भी समस्या, लाइन पानी भी बंद है, खाना पीना भी जैसे अपन बनाने भी मुश्किल खा रहे, तभी से अभी चल रहा है। मॉनसून को लेकर देश भर में क्या स्थिति है और आज देश भर में मॉनसून को लेकर क्या अनुमान है, पूरी जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी विश्व मोहन जुड़ रहे हैं। विश्व मोहन, बताइए। देखिए, किसी अगर जिले की अगर बात करें तो आईएमडी की तरफ से आज के लिए किसी भी जिले में रेड अलर्ट नहीं है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सब डिवीज़न अगर वाइज अगर बात किया जाए तो ईस्टर्न यूपी, जहां पर अब तक काफ़ी कम बारिश हुई है और पूरे यूपी को अगर निगेटिव में डाला है तो ईस्टर्न यूपी नहीं डाला है, तो वहां पर काफ़ी अच्छी बारिश होने वाली है और अगस्त के पहले हफ्ते तक ये बारिश चलने वाली है। तो ईस्टर्न यूपी को लेकर आज ऑरेंज अलर्ट है। एमपी में ईस्ट पूर्वी एमपी है, ईस्ट यूपी है और ईस्ट एमपी है, दोनों जगहों पे ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद उड़ीसा के ज़्यादातर जिलों में आज ऑरेंज अलर्ट है, जहां पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा जो भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है तेलंगाना, राजस्थान के कुछ एरिया में जहां पर भारी बारिश हो सकती है। हालांकि दिल्ली में सुबह में काफ़ी अच्छी बारिश हुई थी, दिल्ली एनसीआर में, लेकिन दोपहर के बाद क्लाउडी मौसम रहेगा, हल्की फुल्की बारिश होगी। बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना वहां पर नहीं जताई जा रही है। लेकिन बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, जहां पर सूखे की स्थिति बनी हुई है, सामान्य से 50% कम बारिश हुई है, वहां पर अब 2 अगस्त तक लगातार यहां पर बारिश होगी। अलग अलग जिले में काफ़ी अच्छी बारिश हो सकती है। ऑरेंज से येलो अलर्ट यहां पर अलग अलग जिले के लिए जारी किया गया है। इसके अलावा साउथ में अगर बात करें तो कर्नाटक, तटीय कर्नाटक और तेलंगाना, जहां के कुछ जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यहाँ पर भी काफ़ी बारिश हो सकती है। और केरल में भी रिकवरी की संभावना जताई जा रही है। और जो इंटरनल कर्नाटका है वहाँ पर भी काफ़ी बारिश का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जो इस बार के मानसून में काफ़ी परेशानी और काफ़ी दिक्कत वहाँ पर देखने को मिली और वहाँ पर भी अब धीरे धीरे बारिश की रफ्तार कम हो सकती है। लेकिन आज के लिए वहाँ पर भी कुछ जिलों के लिए ऑरेंज, कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया और वहाँ पर भी मध्यम से ज़्यादा बारिश आज भी देखने को मिल सकती है। और ओवरऑल अगर पूरे देश की अगर बात करें तो अब तक 1 जून से 28 जुलाई तक के जो आंकड़े हैं वो सामान्य से 7% ज़्यादा बारिश है और सिर्फ जुलाई के महीने में सामान्य से 15% ज़्यादा बारिश हुई है। जी, धन्यवाद विश्व मोहन इस पूरे मॉनसून अपडेट के लिए। और फिलहाल स्वदेश खबर में इतना ही। ET नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।